तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल इतिहास तरंगिणी में। हम प्राचीन भारतीय इतिहास को कंटिन्यू किए हुए हैं और हमारा अध्ययन पिछले कुछ वीडियो से मौर्य काल पे चल रहा था। इसके पिछले वीडियो में हमने अशोक के द्वारा लिखवाए गए जितने भी शिलालेख थे, हमने उस पर विस्तार से अध्ययन किया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे, आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और आप इसके प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से अशोक के द्वारा लिखवाए गए जितने भी स्तंभ लेख थे और गुहा लेख थे, हम उन पे विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अशोक के स्तंभ लेख। इन राजाज्ञाओं और प्रज्ञापनों की संख्या अगर हम देखें तो जो अशोक ने स्तंभ लेखों पर लिखवाई थी उनकी कुल संख्या में मिलती है 7। कुल 7 राजाज्ञा या राज्यादेश या प्रज्ञापन कह लें, उनकी कुल संख्या में 7 मिलती है। और इन स्तंभ लेखों की जो संख्या है, कुल स्तंभों की जो संख्या है, वो हमें भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त होती है, जो कि है 6 है। यानी कि 6 भिन्न स्थानों से हमें अशोक के स्तंभ देखने को मिलते हैं। ये 6 भिन्न स्थान हैं: दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा और प्रयाग प्रशस्ति लेख। तो आप यहाँ पे समझने का प्रयास करें कि यह जो राजाज्ञा लिखवाई गई थी अशोक के द्वारा, इसमें कुल 7 राजाज्ञा थे जो कि 6 भिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं। और इन 6 भिन्न स्थानों में सबसे महत्वपूर्ण जो है, सबसे प्रसिद्ध है, वह है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। ठीक है। एक मध्यकालीन इतिहासकार हुए जिसका नाम था शम्स-ए-सिराज। शम्स-ए-सिराज का कहना है कि यह जो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है, यह मूलतः हरियाणा के सहारनपुर जिले के टोपरा नामक स्थान में पहले ये गड़ा हुआ था। यानी कि यह पहले हमें टोपरा में देखने को मिलता था। लेकिन मध्यकालीन एक शासक हुए फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने इसे दिल्ली में स्थानांतरित करवाया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को टोपरा से दिल्ली में स्थानांतरित करवाया गया था और इसी कारण दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि फिरोज शाह की लाट, भीमसेन की लाट, सुनहरी लाट या दिल्ली शिवालिक लाट। ऐसे कुछ अन्य नाम दिए जाते हैं दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को। ठीक है। दिल्ली टोपरा स्तंभ पर अशोक के 7 लेख मिलते हैं। जैसे कि हमने अभी चर्चा किया था, अशोक के स्तंभों पे हमें 7 लेख देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो 6 स्थानों से हमें स्तंभ लेख मिल रहे हैं, इन सभी 6 स्तंभ लेखों पे हमें सभी के सभी 7 लेख देखने को नहीं मिलते हैं। यह मात्र दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है जिसे पे हमें 7 लेख देखने को मिलते हैं, जबकि अन्य पर हमें केवल 6 लेख ही देखने को मिलते हैं। जो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है, इसका सर्वप्रथम वाचन जेम्स प्रिंसप महोदय के द्वारा किया गया था। जेम्स प्रिंसप महोदय ने जब दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को पढ़ा तो इन्होंने एक गलती कर दी। इनसे गलती क्या हुई? इन्होंने मिस्टेक से जो देवनाम पिय की उपाधि हमें देखने को मिलती है, उसका संबंध इन्होंने श्रीलंका के एक शासक तीस से स्थापित कर दिया, जो कि गलती मानी गई जेम्स प्रिंसप की। हालांकि कालांतर में टर्नर महोदय ने इस देवनाम पिय की उपाधि का जो संबंध है अशोक से स्थापित किया था। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जेम्स प्रिंसप ने दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। हालांकि उनसे यह मिस्टेक हुआ कि उन्होंने जो संबंध बैठाया देवानम पिय का, प्रियदर्शी का, वह बैठा दिया श्रीलंका के शासक तीस से, ना कि सम्राट अशोक से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको यह प्रश्न मिलेगा कि जेम्स प्रिंसप ने क्या तीस का संबंध अशोक से बैठाया था? तो नहीं। देवानाम पिय का संबंध अशोक से बैठाया था? तो नहीं। उन्होंने यह संबंध श्रीलंका के शासक तीस से बैठाया था, क्योंकि तीस ने भी देवानम पिय की उपाधि धारण की थी। तो इसी के चलते वे थोड़े कंफ्यूज हो गए जेम्स प्रिंसप और उन्होंने इसका संबंध श्रीलंका के शासक तीस से बैठा दिया। हालांकि हम देखते हैं कि आगे चल के टर्नर महोदय ने देवानम पिय उपाधि अशोक से जोड़ने का प्रयास किया। तो टर्नर महोदय के द्वारा ही देवानम पिय उपाधि स्थापित की गई है अशोक के नाम के रूप में। तो ये था दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि यह पहले टोपरा में था, इसको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली में स्थानांतरित करवाया गया। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। इसमें 7 लेख देखने को मिलते हैं और जेम्स प्रिंसप के द्वारा इसका संबंध तीस से बैठाया गया था और टर्नर महोदय ने देवानम पिय की उपाधि का संबंध अशोक से बैठाया था। आगे देखते हैं। अगला जो स्तंभ लेख है वह है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख।
देखो, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की खोज 1750 में टिफेंथलर महोदय के द्वारा की गई थी। यह स्तंभ लेख मूलतः मेरठ में था और बाद में इसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली में स्थानांतरित करवाया गया था। ठीक है, तो दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, हमने 2 स्तंभ लेख की चर्चा की। अगला तीसरा महत्वपूर्ण स्तंभ लेख है, देखो तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तीनों हमें बिहार में देखने को मिलते हैं। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। लौरिया अरेराज बिहार के चंपारण जिले में देखने को मिलता है। लौरिया नंदनगढ़ भी बिहार के चंपारण जिले में ही देखने को मिलता है और रामपुरवा भी बिहार के चंपारण जिले में ही देखने को मिलता है। जो लौरिया नंदनगढ़ है, ये सबसे सुरक्षित स्तंभ लेख है। लौरिया नंदनगढ़ पे ही मोर की आकृति बनी हुई है, मोर की आकृति बनी हुई है। यह भी बिहार के चंपारण जिले में ही देखने को मिलता है। और यह जो मोर की आकृति है, यह जो मोर की आकृति हमें लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख पे देखने को मिलती है, यह ग्रुनवेडल महोदय के द्वारा इस मोर को मौर्यों के राजकीय चिन्ह के रूप में स्थापित किया गया। इस पे हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है कि ग्रुनवेडल महोदय ने मोर को, यानी कि मयूरों को, मौर्यों के राजकीय चिन्ह के रूप में बताया था। और यह रामपुरवा जो है, यह भी हमें बिहार के चंपारण जिले में देखने को मिलता है। छठा है प्रयाग स्तंभ लेख। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्तंभ लेख है। देखो, यह मूलतः कौशाम्बी में था, उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी में था। यह अकबर के काल में इसे अकबर के द्वारा इलाहाबाद के किले में इसको स्थानांतरित करवाया गया था। प्रयाग स्तंभ लेख पर अशोक का लेख तो हमें मिलता ही मिलता है, इसके अलावा हमें इस पे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति भी देखने को मिलती है और साथ ही इस पे जहांगीर का लेख भी मिलता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि प्रयाग स्तंभ लेख पे हमें किन किन शासकों का लेख देखने को मिलता है। तो पहला अशोक का लेख देखने को मिलता है, दूसरा समुद्रगुप्त का, तीसरा जहांगीर का, और इसी स्तंभ लेख पे हमें बीरबल का नाम भी देखने को मिलता है। ठीक है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें प्रयाग स्तंभ लेख में देखने को मिलती है और इसके रचयिता के रूप में हम हरिसेन को जानते हैं। हरिसेन वह दरबारी कवि थे, दरबारी अमात्य थे, कुमारामात्य थे, इनके संधि विग्रह भी थे। तो इनके एक इम्पॉर्टेंट कोर्ट मेंबर के रूप में हरिसेन को जानते हैं। तो समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति हमें प्रयाग स्तंभ लेख से देखने को मिलती है, उसकी रचयिता कौन है? उसके रचयिता हैं हरिसेन। लेकिन उस स्तंभ पे उसे टंकन करने वाले छेनी और हथौड़ी का प्रयोग करके टंकनकर्ता के रूप में आप तिलभट्ट को याद रखेंगे कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसके द्वारा टंकन की गई थी? तो तिलभट्ट के द्वारा। और लिखी किसके द्वारा गई थी? तो हरिसेन के द्वारा। ठीक है, और नोट में आप लिखेंगे कि जो प्रयाग स्तंभ लेख है उस पर जो अशोक के लेख मिलते हैं, समुद्रगुप्त के लेख मिलते हैं और जहांगीर के जो लेख मिलते हैं, उनमें किन लिपियों का प्रयोग किया गया है। तो अशोक के लेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है, समुद्रगुप्त के लेख में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया है, और वहीं जहांगीर के लेख में से फारसी लिपि का प्रयोग हम देखते हैं। तो ये थे हमें 6 स्थानों से प्राप्त अशोक के वृहद स्तंभ लेख। अब हम देख लेते हैं कुछ स्थानों से हमें अशोक के अन्य स्तंभ लेख भी देखने को मिलते हैं, जिसे हम वृहद स्तंभ लेख न कह के लघु स्तंभ लेख की संज्ञा देते हैं। यह हमें 5 स्थानों से प्राप्त होते हैं। आपको इन स्थानों का नाम याद रखना है, जिसमें पहला है रूमनदेई स्तंभ लेख, दूसरा है निगलीवा या निगली सागर के समीप से प्राप्त, तीसरा है सारनाथ से प्राप्त, और चौथा है सांची से प्राप्त, और पांचवा है कौशाम्बी से प्राप्त। तो आपको इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी रखनी है, यहाँ से प्रश्न बहुत अधिक नहीं पूछे जाते हैं। देखिए, पहला है रूमनदेई। ये नेपाल के तराई में पड़ता है रूमनदेई। यहाँ जो लेख मिलता है वह आप देख पा रहे हैं कि अशोक के रूमनदेई माइनर स्तंभ शिलालेख, यह लगभग 250 ईसा पूर्व का है, जिस पे ब्राह्मी लिपि में शब्द लिखे गए हैं। पहला लिखा है बुधे, ये लिखा हुआ है बुधे यानी कि बुद्ध, और ये लिखा हुआ है शाक्य मुनि। शाक्य मुनि किसे कहते थे? गौतम बुद्ध को ही कहते थे। शाक्यों के ऋषि के रूप में उन्हें यहाँ पे संज्ञा दी गई है। तो आप देख रहे हैं कि रूमनदेई से प्राप्त अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, जहाँ हमें बुद्ध और शाक्य मुनि अंकित देखने को मिलते हैं। जब राजा देवानम प्रियदर्शन को 20 वर्ष का अभिषेक हुआ, यानी कि अभिषेक हुए उनको 20 वर्ष हो गए, 20वें वर्ष वे रूमनदेई स्वयं आए, यानी कि इस स्थान की
उन्होंने पूजा भी की, क्योंकि बुद्ध शाक्य मुनि का जन्म यहीं हुआ था। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो नेपाल का लुम्बिनी गांव है, लुम्बिनी ग्राम, वहाँ आपको ये रूमनदेही स्थान देखने को मिलेगा। और लुम्बिनी में भगवान बुद्ध की जन्म स्थान मानी जाती है, तो वही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि बुद्ध यानी शाक्य मुनि का जन्म यहीं रूमनदेही में हुआ था। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है रूमनदेही से। इस रूमनदेही अभिलेख को, जो कि सबसे छोटा अभिलेख है, एक आर्थिक अभिलेख के रूप में भी जाना जाता है। आर्थिक अभिलेख के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है यहाँ पे कि जब वह लुम्बिनी गांव पहुँचे थे अशोक, उन्होंने इस गांव को करों से मुक्त कर दिया था और कहा था कि यहाँ पे जितना भी उपज होगा उसका सिर्फ आपको 8वां हिस्सा ही देना है, यानी कि टैक्स को घटाकर यहाँ पे 1/8 कर दिया था। 1/6 से 1/8 कर दिया गया था रूमनदेही का अभिलेख। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, देखते हैं निगलीवा या निगाली सागर। यह भी नेपाल के तराई में ही पड़ता है। यह भी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, जो कि 250 ईसा पूर्व का शिलालेख है। यहाँ हमें कनक मुनि का नाम देखने को मिलता है। कनक मुनि इस शिलालेख में स्तूप शब्द के उपयोग का पहला ज्ञात उदाहरण है। तो आपसे पूछा जाएगा किस अभिलेख में स्तूप शब्द का पहला ज्ञात उदाहरण देखने को मिलता है, तो वह मिलता है हमें निगलीवा या निगाली सागर के लघु स्तंभ लेख से। और इस स्तूप के लिए यहाँ पे जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वह है थूबे। थूबे, ठीक है, तो आपको याद रखना है थूबे के रूप में लिखा गया है। ब्राह्मी लिपि में इसे थूबे कहा गया है स्तूप को। अगला है तीसरा लघु स्तंभ लेख। ये हमें सारनाथ से मिलता है। चौथा मिलता है सांची से। इसको नाम दिया गया है सांची विवाद आदेश। सांची में पॉलिश किए गए पत्थर में बने अशोक स्तंभ के अवशेष, इसके विद्युत आदेश विस्तार के साथ। ये हमें कहाँ से मिलता है? सांची से। और पांचवा हमें मिलता है कौशाम्बी से। कौशाम्बी यानी इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है ये। तो यहाँ से हमें इलाहाबाद से जो हमें लघु स्तंभ लेख मिलता है, इससे हम कहते हैं इलाहाबाद रानी का स्तंभ लेख। देखो, रानी का स्तंभ लेख इसलिए कहते हैं कि जितने भी हमें अशोक के अभिलेख मिले हैं, उन सभी अभिलेखों में सिर्फ एक ही पत्नी का उल्लेख मिलता है, जिसका नाम है कारुवकी। कारुवकी, और वो हमें मिलता है कौशाम्बी के रानी अभिलेख से। और इस अभिलेख में कहा गया है कारुवकी जो कि तिवला की माँ है। तिवला यानी तीवर की माता है। तो हमें एक ही पत्नी का नाम मिलता है कारुवकी, जो कि तीवर की माँ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख। तो 5 जगह से हमें इसके स्तंभ लेख देखने को मिले। रूमनदेही स्तंभ लेख, निगलीवा स्तंभ लेख, फिर हमने देख लिया सांची का स्तंभ लेख, कौशाम्बी का स्तंभ लेख और सारनाथ का स्तंभ लेख। तो यहाँ हमें अशोक के द्वारा लिखवाए गए जितने भी स्तंभ लेख थे, हमने उस पर विस्तार से चर्चा किया। अब अंतिम एक छोटा सा टॉपिक है अशोक के गुहा लेख। कुछ गुफाओं का भी निर्माण करवाया गया था अशोक के काल में। उन गुफाओं में भी कुछ लेख मिलते हैं। उन गुफाओं का जो नाम है और लोकेशन है वो भी पूछ लिया जाता है, तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। सम्राट अशोक ने दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर के पहाड़ियों को कटवाकर 3 गुफाओं का निर्माण किया था। वो 3 गुफाएं कौन कौन सी थी? पहला था सुदामा, दूसरा है कर्ण चौपड़ और तीसरा है विश्व झोपड़ी। तो यही सवाल पूछा जाता है कि सुदामा, कर्ण चौपड़ और विश्व झोपड़ी कहाँ पाए जाते हैं? ये बोध गया के बराबर की गुफाओं में, बराबर की गुफाओं में, बराबर की पहाड़ियों पे, सॉरी, बराबर की पहाड़ी पे ये हमें देखने को मिलते हैं। अन्य जो हमें मिलते हैं वह है ब्रह्मगिरी में पाए गए अशोक के अभिलेख में इसे इलीसा नगर बताया गया है, और इस अभिलेख के लेखक का नाम चपड़ भी देखने को मिलता है। देखिए, हमें मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध लेखक के रूप में हम चाणक्य को जानते थे, लेकिन अशोक के कुछ अभिलेख हैं जहाँ से हमें उसके अभिलेख से हमें एक व्यक्ति का नाम मिलता है जिसका नाम है चपड़। यह बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। इस पर एक विस्तार से वीडियो लाऊंगा चपड़ पे। ये चपड़ हमें 4 जगहों से इसका नाम देखने को मिलता है, तो ये एक बहुत महत्व रखता है अभिलेखाकार के रूप में, अशोक के काल के लेखक के रूप में। तो इस चपड़ का नाम हमें कहाँ देखने को मिलता है? ब्रह्मगिरी से, जो कि इलीसा नगर बताया गया है अशोक के लेख में। तो ये थे अशोक के गुहा लेख। ठीक है, ध्यान देना कि इन सभी गुहा लेखों की जो भाषा है वह है प्राकृत।
प्राकृत भाषा में ये लिखे गए हैं और जिस लिपि का प्रयोग किया गया है वह है ब्राह्मी लिपि। इसके अलावा केवल 2 अभिलेख हमें मिलते हैं शहबाजगढ़ी और मानसेहरा से, जिसमें कि धम्म लिपि का प्रयोग ना होकर खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो आप ध्यान देंगे, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में शहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, वहाँ हमें अशोक के जो लेख मिलते हैं वहाँ खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। शेष अन्य जगहों पे प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो आपको याद रखना इतना। तो ये था टॉपिक अशोक के अभिलेखों के बारे में। हमने पिछले वीडियो में शिलालेख को विस्तार से समझा था, इस वीडियो में हमने स्तंभ लेख को और गुहा लेख को समझ लिया है। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप इसके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।